तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 2022-23 का बजट विश्लेषण, जिसमें हम बात करने वाले हैं 2022-23 के बजट के बारे में। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे बजट की प्रारंभिक इतिहास के बारे में। बेसिकली हम लोग जानेंगे कि बजट क्या होता है और इसके साथ साथ भारत सरकार ने कौन सी प्राप्तियां दर्शाई हुई हैं और कितना व्यय भी दर्शाया हुआ है। इस संबंध में हम लोग बच्चों यह चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम लोग अपने बजट का इतिहास जान लें। इतिहास को जानने से हम लोग आगे चल के जो एक घटनाएं हो रही हैं उनसे संबंध रिलेट कर पाते हैं हम लोग। तो हम इन चीज़ों पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि बजट 2022-23 आ चुका है आपका, और प्रस्तुत किया गया है यह श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा। दोस्तों, यह एक पेपरलेस बजट है। पेपरलेस यानी यह बजट सॉफ्ट कॉपी पर प्रदर्शित किया गया है और विभिन्न प्रकार के जो भी मिनिस्टर्स होंगे उनको यह सॉफ्ट कॉपी में ही उपलब्ध होगा। इसको हार्ड कॉपी में प्रिंट नहीं किया गया है दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि इस समय गवर्नमेंट ने एक यूनियन बजट नाम का एप्लीकेशन भी जारी कर दिया है कि जिससे आप जाकर इस बजट के संबंध में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो बजट शब्द है आपका, यह बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बाउगेट से या कहें कि बॉगेट से बना हुआ है। बाउगेट या बॉगेट, बॉगेट या बाउगेट। और इस बॉगेट का बेसिकली मीन्स होता है एक चमड़े की थैली। शुरुआती दौर में होता क्या है कि बजट को एक चमड़े की थैली में रखकर पेश किया जाता था। और आप देखते हैं कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि क्या लेकर आया हो, बजट लेकर आया हूं। तो सेम वैसी ही कुछ प्रोसेस रही और इसके बाद अंग्रेजी भाषा के बजट शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरीके से यह बजट शब्द निकलकर सामने आता है। दोस्तों, हमारे संविधान की पुस्तक में बजट को कहीं भी, बजट शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये जो बजट है आपका, यह किसी एक कंपनी का हो सकता है, किन्हीं व्यक्तियों का हो सकता है, एक देश का हो सकता है, एक जिले का हो सकता है, एक राज्य का हो सकता है। और यह बजट बेसिकली कितनी प्राप्तियां होने वाली हैं और हम लोग ओवरऑल कितना व्यय करने वाले हैं, इसी का रिकॉर्ड होता है। इसे लेखा जोखा कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो बजट होगा, यह एक वित्तीय वर्ष में कितनी अनुमानित प्राप्तियां होंगी हमको और कितना हम अनुमानित व्यय करेंगे, और इसके साथ साथ टैक्स स्लैब क्या होंगे और हम किन योजनाओं पर खर्च करने वाले हैं, इन सबका जो लेखा जोखा होगा वही होगा हमारा बजट। दोस्तों, हमने वित्तीय वर्ष की बात कही है। तो दोस्तों, यह जो वित्तीय वर्ष है, यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। कोई भी बजट 1 अप्रैल से लागू होकर 31 मार्च तक खत्म हो जाता है। यानी आप देखेंगे कि यह जो बजट सत्र स्टार्ट होता है सबसे पहले, तो यह बजट सत्र आपका लगभग फरवरी के पहले सप्ताह से स्टार्ट हो जाता है। और आप देखेंगे कि जिस दिन इस बजट को पेश किया जाता है वहीं से इस बजट सत्र की स्टार्टिंग हो जाती है और यह आगे चलकर अप्रैल और मई तक में समाप्त हो जाता है। और इस दौरान आप देखेंगे कि संसद में विभिन्न प्रकार की बैठकें आयोजित की जाती हैं या कहें कि सभाएं आयोजित की जाती हैं। तो दोस्तों, हमने बजट के वित्तीय वर्ष के बारे में जान लिया है। अब हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री क्या रही है इस बजट की। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि टैबलेट आधारित भाषण जो है वो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था जब उन्होंने 2020-21 का बजट जारी किया था। यानी उस समय भले ही लोगों के पढ़ने के लिए
और इसके साथ साथ मंत्रालयों के लिए यह बजट पेपर में प्रिंट किया गया था, परंतु इसका जो भाषण दिया गया था वो टैबलेट से पढ़कर दिया गया था दोस्तों। फिर आगे देखेंगे कि पूर्णतः पेपरलेस बजट की संकल्पना किस बजट से आई, तो यह 2021-22 का बजट पेश करते समय पेपरलेस बजट अपनाया गया था। और ये अपनाया किसके द्वारा गया था, ये भी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी द्वारा अपनाया गया था दोस्तों। तो पेपरलेस बजट की एक संकल्पना प्रारंभ हो जाती है हमारे भारत में कि इतने बड़े वित्तीय लेखा जोखा को हम लोग क्यों ना डिजिटल रूप से प्रदर्शित कर दें, जिससे कि एक कागज की भी बचत होगी और इसके साथ साथ आसानी से सभी व्यक्तियों तक इस बजट की पहुंच भी हो जाएगी। इसी संकल्पना से यह पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। इससे पहले जो 2019-20 का बजट था उसको एक फाइल में प्रस्तुत किया गया था और ये इस फाइल में रेड कलर का कपड़ा लगाया गया था और उसके ऊपर भारत का राज चिन्ह लगाकर इस बजट को लेकर निर्मला सीतारमन आई थी। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि चूंकि यह फाइल में बजट था इसलिए इसका नाम बही खाता दे दिया गया था दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं कि पहली बार बजट पेश किसने किया था, तो भारत में पहली बार जो बजट पेश किया था उसे 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। आज़ादी के बाद जो बजट आया था वो 26 नवंबर 1947 को आर.के. खड़मुखम चेट्टी द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, जो कि तत्कालीन वित्त मंत्री रहे हैं आपके। तो इस तरीके से आज़ादी के बाद यह बजट 26 नवंबर को प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जब तक हमने 1 फरवरी का पैटर्न नहीं अपनाया था उससे पहले हमने 28 फरवरी के पैटर्न पर कार्य किया था, लेकिन यहाँ तो 26 नवंबर की बात कही जा रही है। तो दोस्तों ये जो बजट है ये बजट एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जारी किया गया था। आप देखेंगे कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 15 अगस्त 1947 को और फिर इसके बाद एक शॉर्ट टाइम के लिए हमें बजट की जरूरत थी। तो इसलिए आर.के. षणमुखम या खड़मुखम चेट्टी ने 26 नवंबर को यह बजट जारी किया और यह बजट 26 नवंबर 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए था। दोस्तों यह बजट बेसिकली एक ढर्रा अपनाने के लिए जारी किया गया था कि हम लोग इस बजट के समय को 1 अप्रैल तक पहुंचा देते हैं और इसीलिए यह देखिए कि इस बजट ने पूर्णतः 1 साल भी कंप्लीट नहीं किए थे दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग कि सबसे लंबा भाषण समय काल किस बजट के दौरान रहा है, तो यह 2020-21 का बजट पेश करते समय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने 2 आवर 42 मिनट्स या कहें 162 मिनट्स और कहीं कहीं पर आपको 160 मिनट या 161 मिनट भी मिलता है। तो यह सबसे लंबा भाषण काल रहा है जो कि श्रीमती निर्मला सीतारमन जी द्वारा दिया गया था भाषण। आगे देखेंगे हम लोग कि सबसे छोटा भाषण कौन सा रहा है, तो 1977 से 1978 वित्तीय वर्ष का जो बजट जारी किया गया था हीरू भाई मुरजी भाई पटेल द्वारा, जो कि उस समय के वित्त मंत्री रहे हैं और ये मोरारजी देसाई की अंतरिम सरकार में से रहे हैं। तो इन्होंने एक सबसे छोटा बजट भाषण दिया था जो कि 800 शब्दों का था दोस्तों। कितने शब्दों का था, तो यह 800 शब्दों का था। फिर हम दोस्तों देखेंगे कि सबसे ज्यादा शब्दों वाला भाषण किसने दिया है, तो सबसे ज्यादा शब्दों वाला भाषण 18,650 शब्दों का 1991 से 1992 का जो बजट पेश किया गया था मनमोहन सिंह जी द्वारा इन्होंने अपने बजट के भाषण देने के समय 18,650 शब्दों का इस्तेमाल किया था दोस्तों। और सेकंड नंबर पर अरुण जेटली जी का नाम आता है जिन्होंने 18,604 शब्दों का यूज किया हुआ है। फिर आप देखेंगे दोस्तों कि हिंदी भाषा में बजट कब प्रिंट किया जाने लगा, तो दोस्तों यह 1955 से 56 का जो बजट था वो आपका हिंदी भाषा का बजट भी जारी कर दिया गया था। यानी आप देखेंगे कि इससे पहले का जो 1945 से 55 का जो वित्तीय वर्ष का बजट था वो केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में जारी किया जाता था और
इसके बाद 1955 से 6 का जो बजट रहा है वो इंग्लिश में भी जारी किया जाएगा और इसके साथ साथ हिंदी में भी जारी किया जाएगा दोस्तों। अब हम देखेंगे कि गणतंत्र के बाद बजट कब पेश किया गया था। तो गणतंत्र के बाद जो बजट था वो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। जॉन मथाई जो कि तत्कालीन वित्त मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था 28 फरवरी 1950 को। आगे दोस्तों देखेंगे कि यह जो बजट समय था ये 5 बजे सायंकाल में प्रस्तुत किया जाता था 1998 से 1999 के बजट तक। और इसके बाद आप देखेंगे कि जब यहाँ पर 1999 और 2000 का बजट पेश किया गया तो यशवंत सिन्हा जी ने इस समय को बढ़ाकर सुबह का 11 बजे कर दिया। तो इस तरीके से अब जो बजट पेश होता है वो सुबह या प्रातः 11 बजे पेश किया जाता है दोस्तों। और यह यशवंत सिन्हा माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में थे। आगे दोस्तों हम देखेंगे कि यह जो बजट समय है आपका 5 बजे का, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा स्टार्ट किया गया था 1924 से कि 5 बजे बजट हम जारी करेंगे, सायंकाल 5 बजे बजट जारी करेंगे। और यह प्रक्रिया चलती रही। कब तक चलती रहेगी यह प्रक्रिया? 1998 से 1999 के बजट तक चलती रही। और इसके बाद अगले साल का जो बजट आया 99 का जो बजट आया था उसमें यशवंत सिन्हा जी ने इसको चेंज कर दिया था। आगे दोस्तों हम देखेंगे कि यह जो फरवरी के अंतिम दिन वाला पैटर्न था, इसको 1 फरवरी 2017-18 का जो बजट आया था जो कि 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। और यह बजट अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो कि तत्कालीन वित्त मंत्री थे। इन्होंने यह पैटर्न बदल दिया था और इसके बाद 1 फरवरी की डेट को अपना लिया गया था। तो तब से अब तक आप देखते हैं कि यह बजट 1 फरवरी को ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। और इसके एक दिन पूर्व जो पिछला वित्तीय वर्ष रहा होगा उसकी आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है कि हमने इस पिछले वित्तीय वर्ष में अपने किन किन गोल्स को अचीव कर लिया है दोस्तों। आगे हम देखेंगे कि पहली बार महिला द्वारा बजट कब पेश किया गया था दोस्तों। तो पहली बार महिला द्वारा बजट 1970 से 71 का बजट था जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये तत्कालीन प्रधानमंत्री भी थी और वित्त मंत्री भी थी। इनके पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी था दोस्तों। फिर आगे देखेंगे कि रेलवे बजट का उद्भव कब से होता है दोस्तों। तो रेलवे बजट 1921 में उद्भव हो गया था रेलवे बजट का, यानी एक बजट को निकाल दिया गया था आम बजट से और उसको आप रेलवे बजट के नाम से जानने लगे थे। यह रेलवे बजट एक वर्ष समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था दोस्तों। फिर देखेंगे हम लोग कि रेलवे बजट व आम बजट कब मिला दिए गए दोस्तों। तो यह 1 फरवरी 2017 यानी 2017-18 का जो बजट था उसको पेश करते समय इस बजट को दोनों को मिला दिया गया था। और आप देखेंगे कि यह भारत का पहला संयुक्त बजट बन जाता है क्योंकि 2 बजट जो कि आम बजट और रेलवे बजट थे उनको मिला दिया गया था। और यह बजट भी किसने पेश किया था? तो उनका नाम था अरुण जेटली जी। तो दोस्तों हमने यहाँ तक जान लिया है। अब हम जानेंगे कि यह अंतरिम बजट शब्द कब निकल कर सामने आया। तो ये 1948 से 49 के बजट के दौरान यह निकल कर सामने आया था। और दोस्तों यह अंतरिम बजट एक शॉर्ट टाइम के लिए जारी किया जाने वाला बजट है। इस बजट को शॉर्ट टर्म के लिए जारी कर दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जान लिया है ये बजट विश्लेषण। और बजट विश्लेषण को जानने के साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि एक प्रधानमंत्री रहे हैं आपके जिन्होंने सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रहते हुए बजट को जारी किया था। तो दोस्तों यह आपके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रहते हुए पहली बार बजट जारी किया था दोस्तों। और हम देखेंगे कि पहली बार महिला द्वारा बजट जो जारी किया गया था, इसी दौरान ये 2nd नंबर की ऐसी पर्सन थी जिन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रहते हुए बजट को जारी किया था दोस्तों। हमारे बजट की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है बनने की, हम थोड़ा सा उसके विषय में डिस्कशन कर लें। और इसके साथ साथ कौन से लोग इसे बनाते हैं ये भी हम जान लें।
और फिर इसके बाद हम लोग पूरे के पूरे बजट पर ओवरऑल चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो बजट बनाने की प्रोसेस होती है इसको 5 से 6 महीने पूर्व लगभग प्रारंभ कर दिया जाता है दोस्तों। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही ये प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है तो बनाने का जो कार्य रहता है उसके लिए एक कमेटी गठित की जाती है जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। तो यानी जो बजट पेश किया जाता है वो बेसिकली वित्त मंत्रालय के अंतर्गत पेश किया जाता है दोस्तों। अब देखिए आप कि पेशकर्ता का नाम आएगा, अगर पूछा जाएगा आपसे पेशकर्ता कौन होते हैं तो पेशकर्ता होते हैं वित्त मंत्री। कौन होते हैं? वित्त मंत्री। किसकी परमिशन से पेश किया जाता है तो यह राष्ट्रपति महोदय की परमिशन से पेश किया जाता है। यह बजट राष्ट्रपति महोदय की परमिशन से पेश किया जाएगा बेटा। निर्माण किसके द्वारा किया जाता है तो यह निर्माण किया जाता है बजट प्रभाग द्वारा। बजट प्रभाग द्वारा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बजट कमेटी द्वारा। तो ये जो बजट कमेटी है ये रिस्पॉन्सिबल है बजट के डेटा को कलेक्ट करने के लिए और यह बताने के लिए कि हम लोग ओवरऑल कितनी प्राप्तियां कर पाएंगे संभवतः, तो इन सभी चीज़ों को यह कमेटी बताती है। दोस्तों ये जो बजट प्रभाग है यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जब आप देखेंगे बजट की बुक को खोलकर तो आप पहले पृष्ठ पर देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है वित्त मंत्रालय बजट प्रभाग। तो ये बजट प्रभाग जो है यही बजट के ब्लूप्रिंट को तैयार करवाने का कार्य भी करता है। दोस्तों ये जो प्रोसेस आपको बताई गई है कि ये 6 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है। ये कमेटियां डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं जिसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि किस राज्य को कितना कितना बजट जारी किया जाना है। और इसके साथ साथ सलाह भी ली जाती है विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों से। जो भी अन्य मंत्रालय वित्त मंत्रालय को छोड़कर होंगे उन सब से सलाह ली जाएगी कि आपके मंत्रालय में कितने बजट की आवश्यकता है। और इसके बाद कारपोरेट जगत के बड़े बड़े उद्योगपतियों और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जानकार जो होते हैं उनकी भी सलाह ली जाती है ताकि हम लोग अपने जो ये ओवरऑल बजट का जो निर्माण कर रहे हैं इसमें आगे क्या रणनीतियां अपनाएं ताकि हमारी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा स्तर से बढ़ोतरी करे। तो दोस्तों इसी संबंध में ये वित्त मंत्री और इसके साथ साथ जो इनके सचिव रहेंगे उनकी बैठकें होती रहेंगी और वो लोग बैठकों द्वारा यह डिसाइड करने का प्रयास करेंगे कि हमारी आगे की रणनीतियां क्या होंगी। दोस्तों फिर देखेंगे कि इसके साथ साथ इन्हें प्रधानमंत्री का इनपुट भी प्राप्त होता रहता है कि हम अपने देश को किस विजन की ओर ले जाना चाहते हैं। आप देखेंगे दोस्तों कि ओवरऑल अगर कहा जाए तो इस समय जो आर्थिक वृद्धि दर नापी गई है, अनुमानित की गई है आर्थिक वृद्धि दर, वह है आपकी 9.2 अनुमानित की गई है। दोस्तों हम देखेंगे कि यह जो आर्थिक वृद्धि दर है बेटा यह जो भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे कि अमेरिका, रसिया, जापान, इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह सबसे ज़्यादा तेजी के साथ ग्रोथ करने वाली है। इसकी जो ये ग्रोथ रेट रहेगी ये 9.2 सबसे ज़्यादा रहेगी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि यह जो बजट है ये बजट सत्र में शुरुआती दौर में पेश किया जाता है और बजट सत्र का प्रारंभ 1 फरवरी से हो जाता है और बजट सत्र का प्रारंभ राष्ट्रपति महोदय के संबोधन से किया जाता है। दोस्तों तो राष्ट्रपति महोदय का संबोधन होता है और उसके पश्चात बजट सत्र प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से हमने एक बजट बनने की प्रोसेस के बारे में जान लिया है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि बजट में कितनी प्राप्तियां हमें होने वाली हैं और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि हमारा पैसा कहां से आ रहा है और कहां तक जा रहा है। इन संबंध में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग बजट के पेशकर्ताओं ने कितनी बार बजट पेश किया है इस संबंध को भी हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले जो हैं वो हैं आपके मोरारजी देसाई जिन्होंने 10 बार बजट को पेश किया था। फिर आप देखेंगे कि पी चिदम्बरम 9 बार बजट को पेश किया है इन्होंने। फिर इसके बाद प्रणब मुखर्जी जी तो इन्होंने 9 बार पेश किया है बजट और मनमोहन सिंह इन्होंने 6 बार बजट को पेश किया है। दोस्तों और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि
इस समय जो यूनियन बजट 2022-23 आया है, इसमें निर्मला सीतारमण जी ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि उन्होंने अभी तक जो बजट प्रस्तुत किए हैं उनमें सबसे कम भाषण काल रहा है उनका, तो यह रिकॉर्ड हो गया है उनका दोस्तों। अब देखते हैं कि यह जो बजट है इसमें कितनी अनुमानित प्राप्तियां अंदाजे में लगाई गई हैं और इसके साथ साथ कितना व्यय हो सकता है दोस्तों। तो हम देखेंगे कि कुल राजस्व प्राप्तियों की अगर बात कही जाए, रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो यह लगभग हो जाता है आपका 2204,422 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से यह आपकी राजस्व प्राप्तियां हो जाती हैं, जिसमें से कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व दोनों ही सम्मिलित हैं। अगर आप इनका योग कर देंगे तो आपका यह राजस्व प्राप्ति आ जाएगी दोस्तों। अब कहा जाए कि कर राजस्व हमें कितना प्राप्त होता है, तो कर राजस्व हमें 19,34,771 करोड़ रुपए प्राप्त होता है। फिर देखेंगे आप कि कर भिन्न राजस्व हमें कितना प्राप्त होता है, तो ये 269651 करोड़ रुपए प्राप्त होता है दोस्तों। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं, तो पूंजीगत प्राप्तियां हैं दोस्तों 1740487 करोड़ रुपए, ये आपकी पूंजीगत प्राप्तियां हैं दोस्तों। अन्य देखेंगे हम कि ऋणों की वसूली से हमें कितना प्राप्त होता है, तो 14291 करोड़ रुपए प्राप्त होता है। अन्य देखेंगे कि हमें अन्य प्राप्तियां कितनी प्राप्त होती हैं, अदर रिसिप्ट जो है आपकी वो 65,000 करोड़ रुपए आपको अन्य प्राप्तियां प्राप्त होती हैं दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग कि उधार एवं अन्य देयताओं से हमें कितना प्राप्त होता है। बारविंग एंड अदर लाइबिलिटीज जो हैं उनसे 1661196 करोड़ रुपए प्राप्त होता है दोस्तों। कुल प्राप्तियां जो हो जाती हैं हमारी, कहा गया है 1+4 यानी वन राजस्व प्राप्तियां और इसके साथ साथ पूंजी प्राप्तियां, ये जो दो प्राप्तियां हैं इनको मिलाकर जो हमारी कुल प्राप्तियां हैं वो अनुमानित प्राप्तियां हैं 3944909 करोड़ रुपए। ये आपकी अनुमानित प्राप्ति बनती है बेटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अनुमानित प्राप्तियां कितनी अनुमानित की गई हैं, तो ये 3944909 करोड़ रुपए आपकी अनुमानित प्राप्तियां हैं बेटा। आपसे राजस्व प्राप्तियां पूछा जा सकता है, तो राजस्व प्राप्तियां आपका 2204,422 करोड़ रुपए है। इसके बाद देखेंगे आपसे पूंजीगत प्राप्तियां पूछी जा सकती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स, तो वो 1740487 करोड़ रुपए हो जाता है। यही आपके लिए 3 क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। अब हमने देख लिया कि हमें राजस्व प्राप्तियां इतनी हो रही हैं और किन किन क्षेत्रों से हो रही हैं, कितने कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों। ये जो प्राप्तियां हैं हमें इनका अनुमान लगाया जाता है कि हाँ हमें हो सकता है कि इस वित्तीय वर्ष में इतनी रुपए की प्राप्तियां हो जाएंगी दोस्तों। ये जो प्राप्तियां हैं दोस्तों इनमें राज्यों का हिस्सा भी शामिल किया जाता है, लेकिन दोस्तों यहां पर कारण है कि कहा गया है कि यह जो कर राजस्व निकल कर आ रहा है, कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू 1934771 करोड़ रुपए, तो दोस्तों यह नेट टू सेंटर है, नेट टू सेंटर, इसमें स्टेट का हिस्सा नहीं है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही केवल हिस्सा है कर राजस्व का। इसमें से जो कर राजस्व हमें प्राप्त होता है उसमें से राज्यों का कर राजस्व घटा दिया गया है, जिसके बाद यहाँ पर ये डेटा लिखा हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने जान लिया है कि ये जो डेटा हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण डेटा हैं। आगे हम लोग देखेंगे बेटा कि बजट 2022-23 में अनुमानित जीडीपी कितनी है। बजट बेसिकली जीडीपी पर अनुमानित जारी किया जाता है, इसी के आधार पर हम लोग राजकोषीय घाटा वगैरह रखते हैं। तो ये जो जीडीपी अनुमानित की गई है बजट में, इसमें 258040 यानी 25800000 इस तरीके से इतने करोड़ रुपए का यह जीडीपी अनुमानित की गई है और इसी जीडीपी के आधार पर हम लोग यहां पर देखेंगे कि राजस्व घाटा 990241 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, यानी 3.8% ऑफ जीडीपी इसको रखा गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्व घाटा कितने प्रतिशत है, तो 3.8% है जीडीपी का, जो कि जीडीपी अनुमानित की गई है आपकी। आगे दोस्तों देखेंगे कि राजकोषीय घाटा कितना रखा गया है। राजकोषीय घाटा रखा गया है आपका
166196 करोड़ रुपए यह आपका राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है। और यह कितना है? 6.4% ऑफ जीडीपी है। कितना है बेटा? 6.4% ऑफ जीडीपी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो, कि यह दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनका परसेंटेज बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो आपको दो पाई चार्ट दिखाई दे रहे होंगे, इनको बनाने का कारण है कि कितना रुपया, 1 रुपया कहां से बन रहा है और 1 रुपया कहां पर खर्च हो रहा है। यह बनने की बात है और यह खर्च होने की बात है। इन दोनों के विषय में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि यह जो रुपया है आपका, यह आपका निगम कर से, कारपोरेट टैक्स से 15 पैसे प्राप्त हो रहा है। ये पहले मानकर चलिए कि ये 1 रुपए का ये पूरा का पूरा पाई चार्ट है, जो कि आगमन की बात कर रहा है बेटा। आगमन की 1 रुपया कहां कहां से आ रहा है। और यह चार्ट बात कर रहा है गमन की, यानी व्यय की बात कर रहा है ये बेटा, व्यय की। और इन दोनों में ही राज्य के करों को भी शामिल किया गया है। राज्य के कर भी इसमें शामिल किए गए हैं बेटा, इंक्लूड किए गए हैं बेटा। अब देखेंगे कि निगम कर, कारपोरेट टैक्सेस से आपका जो आ रहा है वो 15 पैसे आ रहा है। इनकम टैक्सेस से 15 पैसे आ रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सीमा शुल्क से, जो सीमा शुल्क है आपका, उससे आ रहा है आपका कस्टम ड्यूटीज जो है आपकी, उससे 5 पैसा आ रहा है दोस्तों। इसके साथ साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है आपका, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज जो हैं आपकी, उनसे 7 पैसा आ रहा है आपका। इसके साथ साथ आप देखेंगे जीएसटी, इससे 16 पैसा आ रहा है आपका। इसके साथ साथ उधार एवं अन्य देयताएं, उधार एवं अन्य देयताएं यानी बारविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, इनसे 35 पैसे आ रहा है दोस्तों आपका। इसके बाद देखेंगे कि ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां यानी नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स जो हैं, उनसे 2 पैसा आ रहा है दोस्तों आपका। इसके बाद देखेंगे कि कर भिन्न राजस्व से आपका, यह जो कर भिन्न राजस्व है, इससे आपका 5 पैसा आ रहा है। इसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं दोस्तों, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि यह 1 रुपया कितने करों से मिलकर बन रहा है। निगम कर, आय कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जीएसटी, कर भिन्न राजस्व, इसके साथ साथ ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां, उधार एवं अन्य देयताएं। इस प्रकार से हमें यह प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो किससे प्राप्त हो रहा है? तो ये उधार एवं अन्य देयताओं से प्राप्त हो रहा है दोस्तों, उधार एवं अन्य देयताओं से प्राप्त हो रहा है। इसके बाद किससे प्राप्त हो रहा है? इसके बाद जीएसटी से प्राप्त हो रहा है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि यह ना दिया जाए आपको, उधार एवं अन्य देयताएं वाला ऑप्शन नहीं आएगा, जीएसटी आएगा। और जीएसटी में पूछा भी जा सकता है कि कितना प्राप्त हो रहा है, तो आपको 16 पैसे प्राप्त हो रहा है दोस्तों। अब देखेंगे कि सरकार इस 1 रुपए की प्राप्ति का व्यय कहां कहां पर कर रही है दोस्तों। तो यह कर रही है, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं होती हैं उन पर 15 पैसे खर्च कर रही है गवर्नमेंट। यह ऐसा अनुमानित है कि हम इस पर 15 पैसे लगभग खर्च कर देंगे। ब्याज अदायगी में 20 पैसा खर्च कर रही है। रक्षा सेक्टर में यानी डिफेंस सेक्टर में 8 पैसा खर्च करने वाली है। आर्थिक सहायता में, जिन्हें आप सब्सिडी कहते हो, उसमें 8 पैसा खर्च करने वाली है। इसके साथ साथ वित्त आयोग व अन्य अंतरण जो हैं उनमें 10 पैसा खर्च करने वाली है। आगे देखेंगे दोस्तों कि 17 पैसे जो हैं करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा बन जाता है, 17 पैसा। अब देखेंगे कि 4 पैसा जो है आपका 1 रुपए में से 4 पैसा आपका पेंशन में खर्च किया जा रहा है। फिर आगे देखेंगे कि जो अन्य व्यय हैं उनमें 9 पैसे आपके खर्च किए जाते हैं, यानी 9 पैसे खर्च किए जाते हैं। फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 9 पैसा खर्च किया जा रहा है। इस तरीके से जो हमारा 1 रुपया यहाँ से बना था वो 1 रुपया इन क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। एक बार दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजना 15 पैसे, ब्याज अदायगी 20 पैसे, रक्षा सेक्टर 8 पैसे, आर्थिक सहायता 8 पैसे, वित्त आयोग व अन्य अंतरण 10 पैसे, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17 पैसे, पेंशन में 4 पैसे, अन्य व्यय 9 पैसे और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9 पैसे दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने यह जान लिया है कि 1 रुपया कैसे आ रहा है और 1 रुपया कहाँ कहाँ जा रहा है। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए जो निकल कर सामने आएंगे और हमने उन क्वेश्चंस का निराकरण कर लिया है दोस्तों। आप इस चार्ट को एक बार कंप्लीट कीजिएगा और इसके बाद रिवीजन करिएगा और
रिवीजन कर लेंगे तो आप इससे क्वेश्चंस खुद ब खुद निकाल लेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज तक हमने यह बात कर ली है कि बेसिकली यह जो आपका डेटा रहेगा इसकी बात हमने कर ली है, हमने पैसे की प्राप्तियों की बात कर ली है, हमने हिस्ट्री की बात कर ली है, और हम आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स रहेंगे तो दोस्तों हम उनमें जान लेंगे कि विभिन्न मंत्रालय को कितना आवंटन किया गया है, और इसके साथ साथ और जो भी डेटा रिलेट करता है, और इसके साथ साथ अन्य जो भी विशेषताएं दी गई हैं जैसे कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, डिजिटल यूनिवर्सिटी, और इसके साथ साथ वर्चुअल प्रयोगशाला, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं रखी गई हैं आपके बजट में। उनको हम आगे आने वाले भाग में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप युग इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।